सर सुनो, हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था लास्ट क्लास में वो एक बार देख लो, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सर हमने क्या देखा था, मेटल के ओर्स होते हैं, जिसमें मेटल की कंसेंट्रेशन ज्यादा, उसे हम उस मेटल का ओर बोलेंगे। सर मतलब क्या है, जैसे एक ओर है, उसमें आयरन की कंसेंट्रेशन 70% है, तो उसे हम किसका ओर बोलेंगे? सर आयरन का। सर क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन क्या है? सबसे ज्यादा। इम्प्योरिटीज भी होती हैं, हाँ, तो इम्प्योरिटीज है ना 30%, 30% इम्प्योरिटीज है, 70% क्या है? आयरन है, तो आयरन ओर बोला जाएगा उसे। सर ठीक है, हाँ। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, जो अभी बताया, जिस ओर में जो मेटल ज्यादा, उसको उसका ओर बोला जाएगा, उसी की कंसेंट्रेशन उसमें ज्यादा होगी। अब मेटल तीन मेटल तीन टाइप्स के होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव या फिर लीस्ट रिएक्टिव। हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले होंगे, लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज वाले होंगे, और मीडियमली रिएक्टिव। जो लीस्ट है उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिव टू हाईली रिएक्टिव। सर हाईली रिएक्टिव में होता क्या है, मॉल्टन ओर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, खत्म करो, प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करना है वो आज हमें पढ़ना है, कैसे करते हैं। लो रिएक्टिविटी में या तो सल्फाइड ओर मिल जाएंगे आपको। सल्फाइड ओर को अगर आपने एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग। रोस्टिंग आप इन लिमिटेड एयर करते हो या फिर अबंडेंट ऑफ एयर में? प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है रोस्टिंग। मेटल मिलेगा, उसको रिफाइन करोगे, फिर आपको प्योर प्योर मेटल मिल जाएगा। सर हाँ बोलो। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वहां पे दो चीजें आएंगी। हाँ हाँ, वही जो बीबी करता है। सर मतलब क्या है, आपका जो ओर था उसको आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया ना, उसी क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। अगर आप ऑक्सीजन गायब कर दो तो फिर वो क्या हो जाएगा? कैल्सिनेशन। सर पक्का यही होगा ना? सोच लो एक बार, या फिर दोबारा पढ़ लें। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. तो excess air में है, इसे क्या बोला हमने? रोस्टिंग। जैसे ही एयर खत्म कर देते हो या फिर लिमिटेड एयर कर देते हो, उसे क्या बोल देते हैं? कैल्सिनेशन। तो मीडियम में दो चीजें होंगी, या तो वो कार्बोनेट का ओर होगा या फिर वो सल्फाइड का ओर होगा। कार्बोनेट का ओर होगा तो कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी, सल्फाइड का ओर होगा तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की, आपको क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जैसे ही मिला, उसको क्या कर दोगे? रिड्यूस। रिड्यूस किसकी हेल्प से करोगे? सर कार्बन की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मेटल अलग निकल जाएगा। फिर प्योरिफिकेशन कर लोगे। प्योरिफिकेशन किस तरीके से? इलेक्ट्रोलाइसिस। सर इलेक्ट्रोलाइसिस 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 इतनी बार बोल दिया, पढ़ाया तो है नहीं, चलो आज वही पढ़ते हैं। सर इसमें हमने थर्माइट रिएक्शन देख ली थी। थर्माइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, मार्क करवाया था आपको लास्ट क्लास में, जो आपकी वेल्डिंग में यूज होती है। आपने वेल्डिंग देखा, लोहे की वेल्डिंग जो होती है, तो उसमें लोहा जोड़ते हैं, वो तो पता है। हाँ ये देखो, होता क्या है, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि आयरन अलग निकल जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग निकल जाए और हीट एनर्जी बाहर निकले। हीट एनर्जी निकल रही है तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर सुनो, अब हमें क्या करना है, आज की क्लास अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। सर उससे पहले क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें पिछली क्लास की रह गई थी वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सर टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, वहां पे हमने ये तो पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है वो तो पढ़ना बाकी है। सर चलो फिर सुनो, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. अब कार्बन के साथ उसे हीट करो, आप एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, वो कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सर सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के ऑक्साइड्स जब बनेंगे, कार्बन उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सर क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली। या फिर ऐसा बोल दो कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये ज्यादा रिएक्टिव है to their respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen. सर मतलब क्या है सुनो, दो बच्चे हैं, एक है तन्मय, एक है चिराग, ठीक है? सर सुनो, तन्मय चिराग दो बच्चे हैं, अरे दो बच्चे हैं। तन्मय की एफिनिटी किशिका के साथ और चिराग की एफिनिटी किशिका के साथ। तन्मय किशिका की
चलो अरे सुनो सुनो सुनो, चुप हो जाओ, आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग में तुम्हारी, सबकी सबकी सुनाई होगी आज, देख लो। तन्मय किशिका की एफिनिटी है 70%, चिराग किशिका की एफिनिटी है 50%। तो जिसकी ज्यादा है उसके साथ किशिका जाएगी पैनकेक खाने, ऑब्वियस सी बात है सर। हाँ ठीक है, आज तेरी तो फोटो सेम करी ना मैंने नित्या, तू देख फोटो। चलो अभी थोड़ी देर में इस पे भी आएंगे। चलो सुन लो भैया सुन लो, अब जिसकी एफिनिटी ज्यादा उसी के साथ तो जाएगा वो। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, कार्बन के साथ कम होती है, तो कार्बन के साथ वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। कंसेप्ट समझ आया सर? कंसेप्ट भूल जाएंगे, ये याद रहेगा। These metals are obtained by electrolytic reduction। अब इन मेटल्स को निकालने का कोई तो तरीका हो। अब इन्हें अगर अलग अलग करना है तो क्लास तो रखनी पड़ेगी, वरना 7 बजे के बाद आएंगे नहीं ये दोनों। सर ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, क्लास रखो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। अब जितने भी ये आपके सोडियम, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, इनके क्लोराइड्स जब मॉल्टन स्टेट में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, उस टाइम पे आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाएंगे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जिसे क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्या वही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है। अब मान लो यहाँ पे एक लड़का और आ गया, सर कौन? सही है रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अब संयम नेगेटिवली चार्ज है, किशिका पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सर हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है? मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो whereas क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, वो एनोड के पास जाएगा। तन में बेचारा दुखी आदमी, वो गया चिराग के पास, आओ आज हम दोनों पैग मिला के पियेंगे। फिर वो गाना गाएगा। सर सुनो, कैथोड पे कौन आया? Na, एनोड पे कौन चला गया? क्लोरीन। सर मतलब क्या है? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। यहाँ तक चीज समझ आई? सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऊपर आपके 3 थे सर, कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्या थे? क्लोराइड्स। एल्यूमिनियम के क्या होते हैं? ऑक्साइड। सभी किससे रिलीज आउट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ तक चीज समझ आई? एक बार जल्दी से ये वाला पैराग्राफ रीड आउट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स किस तरीके से एक दूसरे को सेपरेट आउट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे अलग अलग होंगे, एनोड कैथोड, ये सारी चीजें पढ़ ली। सर कैथोड कैसा था? नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। आपने बचपन में एक चीज और पढ़ी होगी, कटायन और एनायन। कटायन कैसे होते हैं? सब पॉजिटिवली चार्ज। एनायन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ये चीज याद रखिए। कटायन में टी से बताया था, वो प्लस जैसा दिखता है तो पॉजिटिवली चार्ज। चलो ठीक है, अब बता रहा हूँ। एनायन में ए का वो जो डंडा है वो माइनस जैसा दिखता है तो फिर नेगेटिवली चार्ज। अगर जिसे ऐसे याद हो जाए या ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है? एनोड में भी एक डंडा है, वो माइनस नहीं, वो तो फिर एनोड है ना। अच्छा सबके डंडे बनते हैं। हाँ चलो। The metals produced by various reduction processes described above are not very pure। जो रिडक्शन प्रोसेस से आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए वो प्योर तो नहीं होते सर। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स ओर्स हैं, सर बहुत सारी चीजें हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। उनमें से इम्प्योरिटीज हटानी पड़ेंगी। जैसे संयम पढ़ने आया, पहले उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। कहाँ की? सर यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसके पास बैठना है, उसके पास बैठना है, इससे दोस्ती करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो सारी चीजें रिमूव हुई। सर कैसे? क्योंकि बोर्ड्स आने लगे। अब 15 दिन बचे हैं, किसी के पास 10 दिन बचे हैं, किसी के पास दिन ही नहीं बचे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metals is इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
सर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। सर सुनना, many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process the impure metal is made the anode and thin strip of pure metal is made at the cathode. सर समझाना जरा, जैसे आप आपको impure metal मिल गया, उस impure metal को आप किसके साथ ज्वाइन कर दोगे? सर एनोड के साथ। और जो प्योर मेटल की स्ट्रिप होगी हल्की सी, जैसे जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो उसकी एक पतली सी स्ट्रिप ली, उसे किसके साथ कनेक्ट कर दिया? सर कैथोड के साथ। सर कैथोड के साथ क्यों करें? ताकि इसमें से जो प्योर मेटल है ना, बेटा सही लिखिए, एच भी है उसमें, दिख नहीं रहा होगा आप, तो इसमें जो इम्प्योर मेटल है वहां पे उसमें से प्योर मेटल्स, कैसे याद आ रही है? उसमें से प्योर मेटल कहाँ चला जाएगा? कैथोड के पास। सर क्यों? क्योंकि कैथोड क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव है, कैटायन पॉजिटिव होते हैं। कैथोड नेगेटिव है, मेटल कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो वो जाएंगे किसके पास? कैथोड के पास, वहां जाके स्टिक हो जाएगा प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज जो होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। सर दोबारा पढ़ना एक बार, जो आपके पास इम्प्योर मेटल है और प्योर मेटल है, दो चीजें हैं। जो आपका इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पे लगा दिया आपने? एनोड पे। सर हाँ बिल्कुल, इम्प्योर मेटल को आपने कहाँ लगाया है? एनोड पे। सर और क्या किया है? जो आपका प्योर मेटल था उसकी स्ट्रिप आपने कहाँ लगा दी है? कैथोड पे। ये इतनी चीजें समझ आई? सर जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वो सॉल्यूशन के थ्रू ही पास हो सकती है, आयंस होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो हमने सॉल्यूशन ले लिया, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो कॉपर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ले लिया। अगर आपको आयरन एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो आयरन सल्फेट ले लिया या आयरन का कोई सॉल्ट ले लिया। द apparatus इज शोन इन द सेटअप, यहाँ पे आपको सेटअप भी कर रखा है। जो नेगेटिव चार्ज था क्या? कैथोड, उसके साथ आपने क्या लगा रखा है? प्योर मेटल की स्ट्रिप। जो पॉजिटिव चार्ज था क्या? एनोड, वहां पे आपने क्या रखा हुआ है? इम्प्योर मेटल। तो इसमें से कॉपर जाएगा कहाँ पे? चिपक जाएगा जो प्योर मेटल की स्ट्रिप थी उसके पास। जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन। जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो उसी का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन। सर क्यों? ताकि उसमें आयंस बने और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। The apparatus is set up this. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into electrolyte. जब आप करंट पास करोगे तो प्योर मेटल डिसॉल्व होगा कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने के बाद वो चिपकता जाएगा कहाँ पे? An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down and at the bottom of the anode. जो soluble है वो तो solution में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो इम्प्योर है, इनसॉल्युबल है, वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगी? एट द बॉटम ऑफ द एनोड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनोड मड। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सर एक बार थोड़ा सा और दोबारा बता दो। सर समरी दे दो, हाँ बिल्कुल। पैनकेक्स खाते हुए ध्यान नहीं आया सर का, अब सर को सर की समरी भी चाहिए तुम्हें, हैं? चलो सर एक बार बच्चे के लिए कर दो, चलो कोई बात नहीं। सुनो, आपके पास दो चीजें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव का नाम क्या है? सर कैथोड। सर पॉजिटिव का नाम क्या है? सर एनोड। इसको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से। नेगेटिव किस एंड से कनेक्ट होगा? नेगेटिव एंड से या पॉजिटिव एंड से? उल्टा बना दिया क्या? कैसी बात कर रहे हो? सर नेगेटिव उल्टा है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। सर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कनेक्ट हुआ। एनोड पे क्या आएगा? सर इम्प्योर मेटल, ठीक है। कैथोड पे क्या आएगी? प्योर मेटल की स्ट्रिप आ जाएगी। अरे वो सिर्फ ऐसा कर दिया ना। अब यहाँ से यहाँ पे हमने क्या लिया? जिस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसका मेटल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो आयंस है वो कॉपर के आयंस जहाँ पे जाके चिपकते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट होगा ना क्या? हाँ, और जितनी भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो मिक्स हो जाएंगी, जो इनसॉल्युबल होंगी वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको क्या बोला जाएगा? सर एनोड मड।
तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक बार जल्दी से अपने आप पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा कोरोजन। कोरोजन आपने बचपन में पढ़ा हुआ है Yes. सर, पढ़ा था। कोरोजन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। Yes. सर कहीं और पढ़ा था सर? हाँ, चैप्टर 1 में। हाँ सर, वहां पे मैंने आपको बताया था सर। क्या सिल्वर जो भी है, सिल्वर अगर कोरोड होती है उस पर ब्लैक कलर का डिपोजिशन होता है, वो होता क्या है? सिल्वर सल्फाइड। Silver articles became black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. Sir. Copper reacts with carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. तो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, अगर उन्हें आप ज्यादा टाइम तक ऐसे ही रखा रहें तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग भी आती है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ Yes, रिएक्ट sir. करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, याद है? ब्लैक कलर की कोटिंग बनाता है। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 17 बैक एक्सरसाइज। हाँ, कैसे आ जाती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर की कोटिंग बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वो कॉपर कार्बोनेट। आयरन को अगर आप एक्सपोज करके रखोगे मॉइस्ट एयर में तो फिर वो ब्राउन कलर की कोटिंग बनाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम? रस्ट। ठीक है, फेरेस्फेरिक ऑक्साइड। अगर किसी आयरन नेल को हम किसी एयर पैक Fe3O4 यही था शायद। हाँ किसी एयर पैक डिब्बे में मिक्स करके रख देता थोड़े टाइम के लिए तो उसमें रस आ जाएगा। आयरन नेल को, अब सुनो ये देखो, जब मॉइस्चर भी था और एयर भी थी, दोनों थे, तब जाके उसमें क्या आया? रस्टिंग हुई। आपने क्या किया? उसे कंप्लीटली वाटर के अंदर इमर्स कर दिया, ऊपर एक लेयर लगा दी सर, किसकी? ऑयल की। सर वो किससे प्रिवेंट कर रही है? प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर सिर्फ मॉइस्चर मिला, एयर नहीं मिली, तब भी कोरोजन नहीं होगा। आपने अगले स्टेप में क्या किया? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला, जो कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉइस्चर नहीं मिला, एयर है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों चीजें मिलेंगी तभी जाके रस्टिंग होगी। ये वही चीज है, जैसे तुम समझ गए हो। कुछ नहीं समझे बेटा? तुम बाल मंदिर और अरुणोदय वाले तुम ना समझो, ऐसी हो सकता है? चलो फिर समझाता हूँ अभी। नहीं नहीं, कोरोजन समझ आया? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब क्या आप चाहोगे कि आपकी जितनी भी मनपसंद चीज है वो खराब हो जाए? आप उससे बचाने की कोशिश करोगे, चाहे वो तन्मय से हो या किसी और से। नहीं, सुख तो सभी को चाहिए ना। तो आप प्रिवेंशन करते हो अपनी पसंदीदा चीजों की। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब सुनो, जैसे ये आयरन आर्टिकल है, आयरन आर्टिकल को अगर कोरोजन से बचाना है तो क्या क्या कर सकते हो आप? या तो ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग और पेंट कर सकते हो सर, और गैल्वनाइजेशन, एलोइंग, और मतलब ये बहुत सारी चीजें हो गई सर। सुनो 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 सुनो, The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing, or making alloys. Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating with a thin layer of जिंक। जब आप आयरन आर्टिकल्स पे एक थिन लेयर जिंक की चढ़ाते हो, अब जिंक क्या है? लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है? जिंक की जो शीट्स होती हैं, हाँ, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, तो क्या आयरन के पास ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए जाने देगा वो? नहीं, आयरन प्रोटेक्टेड रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या किया? आयरन आर्टिकल। हाँ, तो हमें आयरन को बचाना है, हमें अपनी जो मनपसंद चीज है उसे बचाना है, चाहे बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बाकी दुनिया का की बलि दे देंगे हम। हाँ, जैसे अभी देखा, किसी और की बातें चल रही थी, किसी और ने किसी और का नाम बता दिया। द गैल्वेनाइज्ड article is protected against rusting even in the zinc coating is broken. Alloying is very good method of improving the properties of metals. अब alloying क्या है? बहुत कॉमन सुन लो। alloying में क्या होता है? आप मेटल्स को मिक्स करते हो,
जैसे स्टेनलेस स्टील बना और टिन टिन क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज नेवर यूज इन प्योर स्टेट। आयरन कभी भी आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलता, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ पेज नंबर क्या है? सर एलॉइंग मिक्स एक किया और बात जाता है। बताओ सर, बताओ ना सर पेज हाँ? नंबर। एलॉइंग बताओ सर, इसको फोन देने में टाइम निकल गया। कौन से आप अलॉयज बनाते हो, 2-3 मेटल मिक्स करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हो, वो चीज है। बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट, दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। आप आयरन को कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं करते क्योंकि प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, इसलिए आप उसमें कार्बन मिक्स करते हो ताकि उसमें हार्डनेस आ आयरन भी सके। सॉफ्ट होता है, हाँ, प्योर आयरन एंड स्ट्रेचेस इजीली विदाउट व्हेन गोल्ड हॉट। वगैरह भी सॉफ्ट होता है। हाँ, सब सॉफ्ट होता है। But if it is mixed with a small amount of carbon, 0.05%, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. जब आयरन को आप निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हो, आपको क्या मिल जाता है? Stainless steel। और ये स्टेनलेस स्टील है क्या? एक अलॉय। तो ये अलॉय किसकी हेल्प से मिला? आपने आयरन को क्रोमियम और किसके साथ मिक्स कर दिया? 2-3 टाइप के निकल के साथ मिक्स कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अलॉइंग। When which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. इसी के साथ साथ आपको एक चीज और मिलती है, जब आप मरकरी मिक्स करते हो आपको अमेलगम मिलता है। यहाँ पे अमेलगम बोला, तन में को बलगम आ गया। बेटा बाहर जाके थूक क्या हो? हाँ। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. The substances added may be a metal or a non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Sir, हो गया? ठीक है. It is prepared by first melting and the primary metal and then dissolving the other elements in it in definite proportion. It is then cooled at room temperature. ये अलॉय बनाने की प्रक्रिया है, सब पढ़नी है। हाँ, एक बार रीड आउट कर लेना। If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metal. जो conductivity है वो कम हो जाती है. For example, brass an alloy of copper and zinc and bronze an alloy of copper and tin. ये important है, पूछे जाते हैं आपसे. Are not good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. Solders an alloy of lead and tin, Pb and Sn, has a low melting and boiling point and is used for welding electrical wires. जो आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखे होंगे, मदरबोर्ड वगैरह देखे होंगे, उसमें एक सिल्वर कलर का एलिमेंट लगा होता है, वो क्या होता है? सोल्डर होता है। सर ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये आपका उसमें है, वो आयरन पिलर कुतुब मीनार में है, तो उसमें रस नहीं लगी, पता नहीं किस वजह 1600 से। साल आयरन का है लेकिन उस पर रस्टिंग नहीं होती। तो उसको उस टाइम पे भी प्रोसेस होंगे ना, उस टाइम पे भी ऐसे प्रोसेस होंगे ना एलॉइंग वगैरह। वही तो नहीं पता। अच्छा, साइंस तुम्हारी अब डेवलप हुई है तुम्हारे नाम पे। सर यहाँ पे चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। ये तो हमारा लास्ट क्लास का बैकअप था, वो खत्म हो गया। अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी जब हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। किशिका और जेसिका और जीवांशी क्लास रिज्वाइन करना 5 मिनट में। ओके सर।